अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 12 कॉमर्स ओसी है 14 प्रिंसिपल ऑफ एनईटी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी 7 प्रिंसिपल देख चुके थे। उसके आगे का जो बचा हुआ 7 प्रिंसिपल है वो आज हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो जो भी हमारे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ टेनर का मतलब बिजनेस में, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, हेनरी फियोल बोलता है कि ऐसे रूल बनाओ जो एम्प्लॉय की जॉब को सिक्योरिटी मिले। मतलब एम्प्लॉय कोई जॉब पे जा रहा है तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरी जॉब क्या है, अनसिक्योर्ड है, तो वो सही मन लगा के काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय को ये फील करो कि तुम्हारी जॉब क्या है, सिक्योर्ड है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी मतलब तुम्हारी जॉब जाएगी तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, लॉन्ग लास्टिंग तक के काम करेगा, लंबे समय तक के काम करेगा, कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। टेनर मतलब टाइम। अगर तुम एम्प्लॉय को बोल दो कि मैं सिर्फ 6 महीना तेरे से काम कराऊंगा फिर उसके बाद मैं किसी और को रख लूंगा, तो वो एम्प्लॉय उतना एफर्ट्स नहीं देगा। जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा काम सिर्फ 6 महीने तक के, तो मैं उसका हार्ड वर्किंग क्यों करूं, मैं कैसे भी काम करूंगा और अपना फीस, अपनी सैलरी लूंगा और चलता बनूंगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी के अंदर कि ये एम्प्लॉय को फील कराओ कि भाई एश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ जॉब। उनको ये एश्योरेंस है कि तुम्हारी जॉब स्टेबल है, तुम्हारी जॉब किसी को जाएगी नहीं। अमंग द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय हु सिक्योर्ड अबाउट हिज जॉब पुट हिज मैक्सिमम। मेरी जॉब सिक्योर्ड है तो मैं मैक्सिमम एफर्ट पुट करूंगा कि भाई नहीं, मेरी जॉब सिक्योर है, मैं हमेशा काम करूंगा, अच्छे से करूंगा कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी। कोई भी कंपनी के अंदर सैलरी फेयर दो। फेयर मतलब एज पर द स्किल, एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द पोजीशंस। कोई भी एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दो तो वो तुम्हारी कंपनी को लंबे समय के लिए काम करता रहेगा। अगर तुम उसको अच्छी तनख्वाह नहीं दोगे तो वो तुम्हारी कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी में भाग जाएगा। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, फेयर रिम्यूनरेशन मतलब कीप एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फाइनेंशियली एंड रिटेन देम फॉर लॉन्गर टाइम विद द ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी अगर कहीं जॉब करता हूँ तो मेरे को फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी तो मैं काम करूंगा। अगर मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं वो कंपनी से 9-2-11 हो जाऊंगा। मतलब कहीं दूसरी जगह ट्राई करूँ जहां पे मुझे जितनी तनख्वाह चाहिए अगर वो कंपनी मुझे देगी तो मैं अपनी प्रेजेंट कंपनी को लीव कर दूंगा। तो इसलिए कंपनी कोई भी एम्प्लॉय को जब रिम्यूनरेशन देती है तो उसके एक्सपीरियंस बेसिस पे दे, और उसको एम्प्लॉय देख रहे कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है फिर भी मुझे उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो कंपनी में काम नहीं करेगा। तो फेयर मतलब अच्छी तनख्वाह दो, सैलरी मतलब रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल चाहिए कि भाई मुझे कंपनी अच्छा पे करे, हैंडसम सैलरी दे, तो मैं कंपनी को लॉन्ग टर्म तक के क्या करूंगा, टच में रहूंगा। अगर कंपनी मेरे को अच्छी सैलरी नहीं देगी, एवरी ईयर मेरा इंक्रीमेंट नहीं देगा, तो मैं कंपनी को लॉन्ग टर्म तक के साथ में नहीं रहूंगा, मैं तो दूसरी कंपनी प्रिफर करूँ। इसलिए every company must give a fair remuneration to its employee so that employee can work with a longer duration with company। तो कंपनी के अंदर तुम लॉन्गर ड्यूरेशन तक के काम कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, मतलब कैसा, डिस्क्रिमिनेट मत करो। जैसे मैं पॉइंट कुछ पढ़ता थोड़ा सा, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल फ्रेंडली टू सबऑर्डिनेट व्हाइल एलोकेटिंग एनी वर्क। Delegation authority deciding monetary terms etc. There should not be any discrimination। कोई भी एम्प्लॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तुम हर एक के साथ फेयर हो, जिसको जो काम दे रहे हो, जिसको जैसी तनख्वाह दे रहे हो, जिसके साथ जैसा तुम सुलूक करो, सबको एक जैसा रखो। मतलब किसी के साथ कोई भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट मत करो जिससे एम्प्लॉय की वर्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज कुछ एम्प्लॉय जॉब इसलिए छोड़ देते हैं कि जहां मैं काम करता हूँ वहां पे बहुत सारे बॉस के चमचे हैं, उन लोग काम नहीं करते, सिर्फ मैं करता, ये भी डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। जहां मैं काम करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जहां मैं काम करता हूँ वहां पे मेरे हाथ में कोई पावर ही नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों के हाथ में पावर है, तो एक बार वो कंपनी छोड़ेगा कि भाई मेरे साथ सही नहीं होता।
तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। जहां मैं काम करता हूँ मॉनिटरी टर्म्स, मॉनिटरी मतलब पैसा, तनख्वाह सही नहीं है कि दूसरों को अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, मुझे कम तनख्वाह दे रहे हैं, ये सब डिस्क्रिमिनेशन में आता है, भेदभाव। तो वही चीज बोला है, सैलरी वेजेस हो गई, अगर मैं सेम लेवल पे है, सेम पोजीशन पे है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, स्किल भी अच्छी है, सब सेम है, फिर भी सैलरी कम ज्यादा है, क्यों? बॉस का वो फेवरेट पर्सन है, मेरा फेवरेट पर्सन नहीं है ना? तो ये चीज क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कि जब भेदभाव होता है तो एम्प्लॉय कंपनी में टिकेगा ही नहीं। कि यहाँ पे सब क्या होते हैं? भेदभाव करते हैं, काम को लेके भेदभाव, पावर को लेके भेदभाव, सैलरी को लेके भेदभाव, है ना? तो जिसकी वजह से एम्प्लॉय वो कंपनी छोड़ सकता है। तो यानी जॉब होता है, कोई भी कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए? प्रॉपर इक्विटी होना चाहिए, मतलब कोई भी तरीके का भेदभाव होना नहीं चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में यहाँ पर बता देता हूँ डायग्राम के जरिए। ये डायग्राम को हम बोलते हैं पिरामिड टाइप का बनाया ट्रायंगल शेप में, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल वाले का काम क्या होता है? इनका सिर्फ काम होता है प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना। तो स्केलर चेंज का मतलब क्या, वही इसके अंदर बता रहा हूँ। ये जो टॉप लेवल, मिडल लेवल है, तो इसके अंदर क्या होता है? टॉप लेवल वाला किसको डायरेक्शन देगा? मिडल को। मिडल वाला किसको डायरेक्शन देगा? लोअर को। फिर लोअर लेवल वाला किसको डायरेक्शन देगा? मिडल को। फिर मिडल किसको देगा? टॉप को। ये सब एक पॉइंट मैंने आपको बताया, है ना? तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ करा, इसको और बेटर बना रहा हूँ। जैसे कंपनी के अंदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने अभी पढ़ा, जो मैंने बताया आपको। अब इसके अंदर टॉप पे ए, फिर उसके नीचे पोजीशन है बी, फिर उसके नीचे पोजीशन है सी, फिर उसके नीचे पोजीशन है डी। यहाँ पे क्या आते हैं? ई, यहाँ पे पोजीशन एफ, यहाँ पे पोजीशन जी। तो ए अपनी बात पहुंचाएगा बी को, बी बात पहुंचाएगा सी को, सी बात पहुंचाएगा डी को। अब नीचे से ऊपर जाने तो ई अपनी बात पहुंचाएगा एफ को, एफ अपनी बात पहुंचाएगा जी को, फिर जी बात पहुंचाएगा ए को। तो ये क्या हो रहा है? स्केलर चेन, मतलब स्टेप बाय स्टेप तुम कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अर्जेंट कम्युनिकेशन है और जल्द से जल्द ये कम्युनिकेशन लोगों तक के पहुंचाना है मैनेजमेंट में, तो वहां चीजें को बोलते हैं गैंग प्लान। मतलब कैसा? सी एफ से भी क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन करो, जिससे कम्युनिकेशन पास हो जाए, है ना? तो यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो नहीं करते। ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, तो ये स्केलर चेन को फिर नहीं बोलते कि ये लॉन्ग रूट है। फिर हम क्या करते हैं? जल्द से जल्द कम्युनिकेशन लोगों तक के पहुंचाना है, तो डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात पहुंचा दो। तो एफ कम्युनिकेट कर सकता है सी को, जी कम्युनिकेट कर सकता है बी को, ई कम्युनिकेट कर सकता है डी को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लान, जिससे कम्युनिकेशन क्या होता है? तेजी से होता है और जल्द से जल्द लोगों तक के बात पहुंच जाती है। तो ये था स्केलर चेन। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर फ्यू हैंड के हाथ में होना। फ्यू हैंड मतलब किसी चंद लोग के हाथ में पावर। अब यहाँ पे ये चीजों को समझो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चंद लोग के हाथ में है। अब सेंट्रलाइजेशन जो होता है और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, दोनों को पहले समझो। सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, डिसेंट्रलाइजेशन में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब रिलायंस कंपनी है, ये लोग बड़ी बड़ी है, तो इन लोग क्या करते हैं? जितनी भी ब्रांचेस बनाते हैं सबको पावर क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम छोटी फर्म चला रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो हम अपने हाथ में ही पावर रखेंगे। क्यों? हमारी छोटी फर्म है तो हम अपनी पावर किसी को बांटेंगे नहीं। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में चंद लोग के हाथ में पावर होती है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी कंपनियों के अंदर, सब डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोगों को क्या कर दी जाती है? पावर बांट दी जाती है। अंबानी की कंपनी है, टाटा की कंपनियां हैं, अडानी, तो इनकी कंपनी बहुत बड़ी है, तो इन लोग अपनी पावर को क्या कर देते हैं? डिसेंट्रलाइज, मतलब अलग अलग लोगों के हाथ में पावर्स बांट देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कंपनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ग्रुप होते तो हर ग्रुप मतलब एक टीम होती है, सबको अपने प्लान है, सबको कंपनी का गोल अचीव करना है, लेकिन क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया गया। तो ग्रुप के अंदर एक ही हेड रहेगा और एक ही प्लान रहेगा। वही प्लान को सबको फॉलो करना है और सब अपने एक ही हेड को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैं कुछ पॉइंट पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे द फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, एचआर हेड, आईटी हेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल डायरेक्ट बाय चीफ।
जितनी भी कंपनी के अंदर हेड है, जैसे एचआर का हेड है, आईटी का हेड है, फाइनेंस का हेड है ना, या मार्केटिंग का हेड है, ये सब लोग किसको फॉलो करेंगे भाई? कंपनी का सीईओ को फॉलो करेंगे। तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब एचआर जो हेड है वो अपने अंदर में जितने भी इंप्लॉय को रखेगा, वो इंप्लॉय एचआर के हेड को फॉलो करेगा। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉय रहेंगे, तो एम्प्लॉय किसको फॉलो करेंगे? आईटी। लेकिन आईटी वाला किसको फॉलो करेगा? सीईओ। एचआर किसको फॉलो करेगा? सीईओ। फाइनेंस किसको फॉलो करेगा? ये सब क्या है? हेड लोग है। हेड मतलब अपने डिपार्टमेंट के हेड है। तो ये लोग क्या करेंगे? किसको फॉलो करेंगे? सीईओ। अब इनके अंदर में, फाइनेंस के अंदर में, मार्केटिंग के अंदर में जो एम्प्लॉय इनको फॉलो करेंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द क्रॉप्स। अब स्प्रेड द क्रॉप मतलब टीम स्प्रेड। टीम स्प्रेड मतलब इकाई, इक्वालिटी है, मतलब इकाई बनाना। आजकल कंपनी के अंदर क्या बनते हैं? यूनियन बनते हैं। मैं जैसे कुछ 2 लाइन पढ़ता हूँ। स्प्रेड द क्रॉस मीन यूनियन, यूनियन बना लो। आज कंपनी के अंदर यूनियन बन जाएगी तो एक टीम बन जाएगी, तो पावर आ जाती है। पावर आने से कोई भी इंप्लॉय को कोई भी तरीके का कुछ गलत नहीं हो सकता उसके साथ, सैलरी से लेके या कुछ भी और उसके साथ कोई जाति कुछ ऐसा धोखादायक नहीं। अगर यूनियन रहेगी तो सब मिल के क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक कर सकते हैं। सब मिल के कंपनी को क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। तो वही बताइए, द मैनेजर शुड क्रिएट टीम अमंग द एम्प्लॉय, दे शुड बी रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ओनली ड्यू टू कंबाइंड एफर्ट। कि एम्प्लॉय को बताओ, टीम में काम करोगे, सबकी मेहनत लगी, तभी कंपनी का गोल अचीव होगा। एक की बस की बात नहीं है कंपनी का गोल। अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर अलग अलग टीम है, बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, तो सब मिल के करते हैं तभी टीम जीतती है। सिर्फ बैट्समैन रखोगे एक टीम के अंदर तो फील्डिंग बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाएगा, तो गेम आ जाएगा। तो हर टीम को एक मजबूती के साथ चलना है, एक यूनियन बना लो, एक स्ट्रेंथ बना लो। टीम स्पिरिट रहेगी तो सब मिल के काम करेंगे, तब जाके हमारा गोल क्या होगा? अचीव होगा। अगर सब अलग अलग काम करेंगे तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का हमारा पूरा आंसर एमबीपीओ का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।